हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और अब स्टार्ट करेंगे हम लोग यूनिट नंबर 9 दैट इज ट्रांजिएंट एनालिसिस। और पूरे नेटवर्क थ्योरी में मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है ट्रांजिएंट एनालिसिस। उसका एक रीजन है, वो भी बताऊंगा अभी। और आप लोगों का भी सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो टॉपिक है, जहां से नेटवर्क थ्योरी के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो टॉपिक है ट्रांजिएंट एनालिसिस। और उसके साथ में एक चीज और है कि अगर इसको अच्छे से नहीं पढ़ा गया तो इस टॉपिक में बहुत सारे स्टूडेंट को डर लगता है, समझ नहीं आता है कि क्या क्या करना है। पहली चीज, इस टॉपिक की सबसे अहम चीज मैं बताता हूं, अगर ये टॉपिक किसी का भी वीक है, इसका मतलब ये टॉपिक वीक नहीं है, आपका बेसिक नेटवर्क थ्योरी वीक है। क्योंकि इस टॉपिक में मेरा पर्सनल फेवरेट क्यों है, इसका रीजन भी आपको मैं बताता हूं। क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक में ट्रांजिएंट एनालिसिस में आपका केवीएल, केसीएल, ओम्स लॉ, बेसिक सॉल्विंग टेक्निक, एडवांस सॉल्विंग टेक्निक, वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल, इसके अलावा थ्योरम्स है ना, स्पेशली नॉर्टन्स एंड थेवेनिन्स थ्योरम्स में बहुत बार लगती है। और जितने भी नेटवर्क में हमने छोटी छोटी सॉल्विंग टेक्निक पढ़ी है, सब कुछ यहां पर अवेलेबल रहेगा। इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम पर सब कुछ जरूरत पड़ेगी, हमें थ्योरम्स की भी जरूरत पड़ेगी, स्पेशली जो थेवेनिन्स एंड नॉर्टन्स थ्योरम पढ़ी है उसकी। ठीक है, इस वजह से बहुत ही मजेदार टॉपिक है। और इससे स्टूडेंट को डर क्यों लगता है? क्योंकि जो छोटी छोटी चीजें हमने सीखी है, बहुत छोटी छोटी चीजें सीखी है, वो यहां पर हर क्वेश्चन में लगेगी। इस वजह से स्टूडेंट अगर बेसिक वीक रखेंगे तो ऑब्वियसली ये टॉपिक स्ट्रांग नहीं हो सकता। और जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पर आप लोगों का और यूट्यूब चैनल पे भी जो नेटवर्क थ्योरी की प्लेलिस्ट रखी हुई है, उसमें ट्रांजिएंट वाला पोर्शन बहुत आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स रहा है आप लोगों का, और बहुत लोगों ने देखा। और सबसे अच्छा चीज है कि बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट किया कि सर इससे अच्छा ट्रांजिएंट हमने आज तक नहीं पढ़ा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए नेटवर्क थ्योरी जो सब्जेक्ट है वो हर जगह पे अच्छा पढ़ाया जाता है, बट ये साथ में अच्छा पढ़ाने के साथ साथ ये भी चीजें होती कि आप कितना सीख रहे हैं, ऑडियंस कितना सीख रही है। क्योंकि पढ़ाना अलग चीज है, मैं पढ़ा के चले जाऊंगा, ऐसे बहुत लोग पढ़ा रहे हैं। मेरा काम है आपको सिखाना। आपको जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं आप 3 घंटे, तो वहां पर आपसे पेन चलना चाहिए। या ये लेक्चर देखने के बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपका पेन से क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, आंसर आना चाहिए। अगर वो आ रहा है, इसका मतलब मेरा काम पूरा हो गया, मैंने सिखा दिया, पढ़ाया नहीं है, मैंने सिखा दिया आपको। ठीक है, चलिए। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि बिगनर है, जो डायरेक्टली ये वाला लेक्चर देख रहे होंगे ट्रांजिएंट एनालिसिस, और इसके पहले मुझसे ट्रांजिएंट नहीं पढ़े होंगे, तो प्लीज जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे जाइए। वहां पर 249 रुपीज में पूरा नेटवर्क थ्योरी अवेलेबल है विद पीडीएफ नोट्स। वो जाके बहुत बेहतर ढंग से देखिए सबसे पहले। ठीक है, चलिए। तो मैं क्या करूंगा, इसमें समरी बता दूंगा। देखिए मैंने पूरा का पूरा जो ट्रांजिएंट एनालिसिस वाला पोर्शन है, एक कॉम्पैक्ट समरी बता देता हूं इस लेक्चर में, और अगले लेक्चर से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्योंकि क्रैश कोर्स से मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा सकता, बट यस स्पेशली ट्रांजिएंट एनालिसिस में मैं थ्योरी पूरी बताऊंगा आपको, जो जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। तो मैंने जो ट्रांजिएंट एनालिसिस पढ़ाया उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है मैंने, है ना। मेरा मुझसे जो पढ़े होंगे वो मेरी लैंग्वेज को भी आसानी से समझ जाएंगे। तो पहले में मैंने क्या किया, टाइम डोमेन एनालिसिस किया है। क्या किया है मैंने? टाइम डोमेन एनालिसिस, जिसमें बताया कि t0 माइनस टी इक्वल टू 0 प्लस और टी इक्वल टू इनफाइनाइट, तीनों टाइम। देखिए 3 स्केल होती है। हम लोग क्या करेंगे पूरे ट्रांजिएंट एनालिसिस में, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। तो रेजिस्टेंस को तो अलग कर दीजिए, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की जो तीनों स्टेट है कि टी इक्वल टू 0 माइनस, टी इक्वल टू 0 प्लस और टी इक्वल टू इनफाइनाइट, तीनों स्केल पर कैसा बिहेवियर शो करते हैं, उसके हिसाब से पूरी जर्नी चलती है। तो इसमें पूरा टाइम डोमेन एनालिसिस करेंगे, उसका मैं अभी कॉम्पैक्ट वर्जन बता दूंगा। सेकेंड है, मैंने टाइम कांस्टेंट के बारे में भी आपको बताया है। इसमें हम लोग जो भी टाइम कांस्टेंट डिस्कस किए हैं, बहुत ही सिंपल सर्किट के डिस्कस किए हैं। सेकेंड नंबर पे जो टाइम कांस्टेंट है, उसमें एडवांस लेवल पे टाइम कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है वो मैंने बताया है, क्योंकि उसका यूज भी होगा। थर्ड नंबर का है कुछ स्पेशल केसेस है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फोर्थ नंबर का है लैप्लास मेथड, जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन मेथड। तो पूरे ट्रांजिएंट एनालिसिस को मैंने 4 भाग में डिवाइड किया है। आप मेरे से लेक्चर जो पढ़े होंगे मुझसे, उनको भी ये सारी चीजें पता होगी। चलिए 1 बाय 1 तो सबका मैं समराइज फॉर्म बता देता हूं, और फिर अगले लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग भी मुझसे पढ़े या कहीं और भी पढ़े हैं, तो प्लीज समरी के साथ साथ अगर आप न्यूमेरिकल कर लेंगे तो हो सकता है आप ट्रांजिएंट अभी के अभी सीख जाए। और जो मुझसे पढ़े उनके भी जो छोटे मोटे डाउट रह गए, वैसे तो डाउट नहीं रहे होंगे, बट फिर भी छोटे मोटे अगर डाउट रह गए होंगे तो यहाँ
कुछ क्वेश्चंस अच्छे वाले कराऊंगा जिसमें सारे टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट को मैं कवर करते हुए, टच करते हुए निकलूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं समरी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टाइम डोमेन एनालिसिस में कि टी इक्वल टू जीरो। देखिए मैंने आपको क्या बताया है कि ट्रांजिएंट का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप जरूरी है। स्टेप नंबर 1, इसको मैं क्या बोलता हूं, स्टेप नंबर 1, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेप नंबर 1, दैट इज स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या देखेंगे हम लोग, किसी भी सर्किट में स्टेप नंबर 1 टी इक्वल टू जीरो माइनस। टी इक्वल टू जीरो माइनस पे 2 चीजें हो सकती है ना, 2 चीजें हो सकती है, एक विदाउट सोर्स और दूसरा विद सोर्स। अब इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है सर ये विदाउट सोर्स विद सोर्स करते कैसे। हम ये देखते हैं पूरे नेटवर्क में जो भी न्यूमेरिकल रहेगा उसमें ये देखेंगे कि इंडक्टर और कैपेसिटर, क्योंकि यही 2 ऐसे फंडामेंटल एलिमेंट 3 होते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। तो रेजिस्टेंस तो क्या है, हटा दो साइड में, है ना, उसका रीजन वगैरह सब कुछ मैंने थ्योरी क्लास में दिया है। इंडक्टर और आपका कैपेसिटेंस, यही दोनों ट्रांजिएंट बिहेवियर शो करते हैं। और इनमें देखेंगे कि आपका जो नेटवर्क लगा है, जो न्यूमेरिकल मिलेगा उसमें देखेंगे कि आपका जो इंडक्टर या कैपेसिटर, मान लो इंडक्टर हो तो इंडक्टर को देखेंगे, कैपेसिटर हो तो कैपेसिटर को देखेंगे, और दोनों हुआ तो दोनों को देखेंगे, है ना। तो उसमें देखेंगे कि उस पर्टिकुलर कैपेसिटर, न्यूमेरिकल के अंदर उस पर्टिकुलर कैपेसिटर या इंडक्टर पे जो आपका सोर्स अप्लाई है, कोई चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो चाहे करंट सोर्स हो, वो उसका इंपैक्ट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। जस्ट लाइक एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको बता देता हूं। सपोज करिए ये इंडक्टर है, ये रेजिस्टेंस है और ये स्विच क्लोज मान लेते हैं। ये स्विच आपका पहले से प्लस माइनस वी और एक इस तरीके से यहां पर दे रखा है, एक रजिस्टर भी मान लो, ठीक है, ये रजिस्टर भी मान लिया थोड़ी देर के लिए। तो हम ये बोलेंगे कि टी, ये जो स्विच है आपका, जो स्विच है ये इस तरीके से गिवन होगा टी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि टी इक्वल टू जीरो पे स्विच क्लोज होगा। बट जब ये क्लोज नहीं था उसके पहले वाला जो टाइम है उसको बोलते हैं टी इक्वल टू जीरो माइनस। मतलब ये स्विच का जो डायरेक्शन है, देखिए कुछ जगह पे आपको ऐसा भी डायरेक्शन मिलेगा, कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। कुछ जगह पे स्विच का इस तरीके से भी दिखेगा, स्विच का इस तरीके से ओपनिंग। इसका मतलब क्या है कि ये पहले से क्लोज था और टी इक्वल टू जीरो पे क्या हुआ है, ओपन हुआ है। और इस डायरेक्शन का मतलब है कि पहले से ये क्या है, ओपन है और टी इक्वल टू जीरो पे क्लोज हुआ है। समझ में आया, दोनों में डिफरेंशिएट करता आएगा, बिल्कुल आएगा। वैसे तो लैंग्वेज में लिखा रहेगा क्वेश्चन में, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बट ये सिंबल आपको पता होने चाहिए। चलिए दूसरी चीज, अब ये इसका इस एग्जांपल को लेता हूं कि टी इक्वल टू जीरो पे स्विच क्लोज हो रहा है। तो इसका मतलब टी इक्वल टू जीरो माइनस कौन सा टाइम है, जब ये स्विच क्या था आपका, ओपन था। जब ये स्विच ओपन था, तो अब हमें किसको देखना है, सिर्फ इंडक्टर, और टी इक्वल टू जीरो माइनस पे किसको देखना है, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर को। अगर कैपेसिटर नहीं होगा तो नहीं देखना है ना, इंडक्टर नहीं होगा तो उसको भी नहीं देखना है। जो भी अवेलेबल है, चाहे इंडक्टर हो चाहे कैपेसिटर, रजिस्टर को नहीं, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे सपोज करिए टी इक्वल टू जीरो माइनस पर ये स्विच क्या था आपका, ओपन था। तो इस इंडक्टर पे ये वोल्टेज, ये जो सोर्स है, ये सोर्स अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल अप्लाई हो रहा है। तो इस इंडक्टर को बोलेंगे हम लोग विद सोर्स। क्या बोलेंगे, विद सोर्स बोलेंगे। क्या ये कैपेसिटर पे ये वोल्टेज का इंपैक्ट आ रहा है क्या, कुछ भी, क्योंकि ये तो ओपन सर्किट था, मतलब करंट तो पास नहीं कर सकता था। इसका मतलब इस कैपेसिटर पर ये वाला जो इनपुट वोल्टेज है, इसका इंपैक्ट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कैपेसिटर क्या है हमारा, विदाउट सोर्स है। ये क्या है, विदाउट सोर्स है। ठीक है, अब समझ में आया विद सोर्स और विदाउट सोर्स का मतलब क्या है, मैंने एक बार और रिवाइज करवा दिया। ठीक है, चलिए तो t इक्वल टू जीरो माइनस पे सपोज करिए आपका एक पहला है विदाउट सोर्स होता है। तो विदाउट सोर्स अगर है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनिशियली रिलैक्स्ड का मतलब है कि जो इंडक्टर होगा उसमें इनिशियली रिलैक्स का मतलब है कि IL जीरो माइनस इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। IL जीरो माइनस इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। और कैपेसिटर में क्या होगा, इनिशियली रिलैक्स का मतलब कि VC जीरो माइनस, मतलब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। बट एक और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि जो इंडक्टर है वो सडन चेंज ऑफ करंट को, वैसे तो इंडक्टर क्या करता है, चेंज इन करंट को अपोज करता है, बट जो इंडक्टर है उसकी एक प्रॉपर्टी है, इट डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट। सडन चेंज ऑफ करंट को अलाउ नहीं करता है।
ठीक है। तो सडन चेंज को अलाउ नहीं करता, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि IL 0 माइनस पे जो करंट था वो भी IL 0 प्लस पे भी वही करंट रहेगा। देखिए 0 माइनस और 0 प्लस इसका मतलब क्या है, स्विच का जो मोमेंट है उसके जस्ट पहले और स्विच का जो मोमेंट हो चुका उसके जस्ट बाद, है ना, जस्ट पहले जस्ट बाद वाला। सपोज करिए स्विच क्लोज हो रहा है t इक्वल टू 0 पे, तो 0 का इसका मतलब है t इक्वल टू 0 माइनस पे ओपन था, t इक्वल टू 0 प्लस पे क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो जो मोमेंटरली ट्रांजिशन है उस टाइम को क्या बोलते हैं, सडन चेंज। क्या बोलते हैं उसको, सडन चेंज, स्विचिंग बिहेवियर, सडन चेंज। तो ये इंडक्टर क्या करता है, सडन चेंज ये क्या करता है, डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट। इसका मतलब जो पहले करंट था वो भी बाद में रहेगा, तो पहले 0 था तो बाद में भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। और सिमिलरली यहां पे वोल्टेज, कैपेसिटर क्या करता है, वोल्टेज, सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को क्या करता है, अपोज करता है। इसका मतलब इट डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। इसका मतलब Vc 0 माइनस पे 0 है तो 0 प्लस पे भी क्या रहेगा, 0 रहेगा, एक्सेप्ट इंपल्स सिग्नल, है ना। इस चीज का ध्यान रखना, ये मैंने ऑलरेडी आपको थ्योरी में बहुत डिटेल में कवर किया है। तो हमने देखा कि t इक्वल टू 0 माइनस पे आपको देखना है कि अगर विदाउट सोर्स है इसका मतलब इनिशियली रिलैक्स्ड है, इंडक्टर में कोई करंट नहीं है, तो IL 0 माइनस इक्वल टू और IL 0 प्लस दोनों के दोनों बराबर है और वो 0 है। यहां पर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 0 है। अच्छा, बहुत बार स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, है ना, बहुत बार ट्रांजिएंट पढ़ने के बाद भी क्या गलती करते हैं कि t इक्वल टू 0 माइनस पे विदाउट सोर्स में वो रजिस्टर के अक्रॉस भी देखने लग जाते हैं। आपको ये सब नहीं करना है। t इक्वल टू 0 माइनस पे सिर्फ और सिर्फ आपको इंडक्टर और कैपेसिटर को ही देखना है, इंडक्टर और कैपेसिटर को ही देखना है, इसके अलावा किसी को भी नहीं देखना है। क्योंकि हम चेक करना चाह रहे हैं कि क्या इंडक्टर और कैपेसिटर में पहले से कोई एनर्जी तो नहीं है, वो चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब मैं बोलूंगा कि सपोज करिए इसका उल्टा होता, जैसे कि यहां पर क्या एक विद सोर्स है दूसरा विदाउट सोर्स है। तो मान लेते हैं यहां पे क्या होता, विद सोर्स है ना, विद सोर्स है। तो यहां पर अगर विद सोर्स है, कोई भी आपको गिवन सर्किट गिवन है और उसमें क्या है, विद सोर्स है, तो इसका मतलब जो इंडक्टर होगा वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और वहां से एक आई नोट करंट फ्लो होगा। जस्ट लाइक यहां पर अगर ये विद सोर्स है तो यहां पे इंडक्टर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा और यहां से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो वो करंट को बोलते हैं आई नोट करंट। अब प्रॉपर्टी जो इंडक्टर की वो यहां पर भी वैलिड रहेगी कि इंडक्टर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट। इसका मतलब है IL 0 माइनस पर अगर आई नोट है तो 0 प्लस पे भी क्या रहेगा, आई नोट रहेगा। सिमिलरली कैपेसिटर के साथ में, अगर कैपेसिटर क्या है, विद सोर्स है, अगर ये कैपेसिटर विद सोर्स होता थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं उसके ऊपर सोर्स होता, तो ये क्या हो जाता, ओपन सर्किट हो जाता। ठीक है, और ओपन सर्किट इसका मतलब वहां पर विद सोर्स होता तो वहां पर वोल्टेज भी फाइंड आउट करना होता, तो Vc 0 माइनस इक्वल टू Vc 0 प्लस इक्वल टू V नोट के बराबर हो जाता। समझ में आया? तो ये स्टेप नंबर 1 है किसी भी ट्रांजिएंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए टाइम डोमेन में t इक्वल टू 0 माइनस पे विदाउट सोर्स और विद सोर्स दोनों को देखना है। जो लोग डिटेल वर्जन में ट्रांजिएंट एनालिसिस पढ़े होंगे उनको बहुत अच्छे से समरी समझ में आ रही होगी। ठीक है, और जो नहीं पढ़े तो प्लीज जाके अभी भी टाइम में नेटवर्क थ्योरी पढ़ लीजिए, जी सेंटर का एप्लीकेशन में पूरा रखा हुआ है। चलिए सेकंड स्टेप नंबर 2 है ना, स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है, t इक्वल टू 0 प्लस पे। अब t इक्वल टू 0 प्लस पे हमारा आधा काम तो क्या हो गया था, यहां पर ही सॉल्व हो गया था, आधा काम तो हमारा यहां पर ही सॉल्व हो गया था। देखिए 0 प्लस पे वापस से हम लोग सर्किट बनाएंगे, है ना, जैसे हम लोगों ने पिछला सर्किट लिया ना, वो वापस से हम लोग, देखिए ये सर्किट था हमारा ये, ठीक है, और ये इंडक्टर था हमारा, तो इंडक्टर क्या हो गया था, शॉर्ट हो गया था ना, इंडक्टर शॉर्ट हो गया था। चलो अभी तो मैं यहाँ पे वो बता देता हूँ, इंडक्टर और यहां पर आपका कैपेसिटर, स्विच क्लोज हो गया, यहां पे आपका रजिस्टर। ठीक है, चलो छोड़ो, अभी मैं इस सर्किट को ड्रॉ नहीं करता हूं। 0 प्लस पे आपको क्या करना है कि IL 0 इंडक्टर के अक्रॉस पहले से आपको पता है, क्योंकि आपने यहीं पे पता लगा दिया था ना कि IL 0 प्लस क्या है, 0 है, तो यहां पे ऑलरेडी पता लग गया था। तो अगर जो विदाउट सोर्स वाला होगा, विदाउट सोर्स वाला अगर रहेगा तो वहां तो 0 रहेगा। ठीक है, तो इंडक्टर क्या हो जाएगा, करंट 0 का मतलब क्या है, ओपन सर्किट। करंट 0 का मतलब क्या है, ओपन सर्किट। ठीक है, और कैपेसिटर का अगर 0 रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, और अगर विद सोर्स वाला होता तो IL 0 प्लस की जगह क्या होता, आई नोट करंट रहता, है ना, जो हम लोगों ने आई नोट करंट पिछले बार ही निकाल लिया है, t इक्वल टू 0 माइनस पे भी निकाल लिया है। ठीक है, और कैपेसिटर, और लगता कैसे, सर्किट कैसे बनता, इंडक्टर क्या हो जाता, ओपन सर्किट होता और उसके पैरेलली क्या होता, करंट सोर्स लगता, और इसके डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा, जो करंट का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपको एरो बनाना है। ठीक है, और
जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर क्या होता, टेम्पररी वोल्टेज सोर्स बनता और इसकी पोलरिटी भी वैसी ही होती जैसी पहले से गिवन रहेगी। ठीक है, यहां पर जो पोलरिटी होगी उसी पोलरिटी का टेम्पररी वोल्टेज सोर्स बनेगा और उसका शॉर्ट सर्क्यूट में क्या रहेगा, सीरीज में शॉर्ट सर्क्यूट बन जाएगा, है ना। जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे इंडक्टर क्या था, विद सोर्स था और कैपेसिटर विदाउट सोर्स था, है ना। तो अब यहाँ पे t इक्वल टू 0+ पे सर्क्यूट कैसे बनाते हैं हम, t इक्वल टू 0+ पे सर्क्यूट कैसे बनाते देखना है। यहाँ पे वोल्टेज और ये रजिस्टर और इंडक्टर में करंट था, करंट निकाल लिया होगा हमने, तो करंट था तो इसका मतलब है ये करंट का डायरेक्शन मैंने कुछ इस डायरेक्शन में बना दिया और ये स्विच क्लोज हो गया। यहाँ पे रजिस्टर था, ठीक है, और कैपेसिटर क्या था, विदाउट सोर्स था, कैपेसिटर विदाउट सोर्स था, तो ये क्या हो जाएगा आपका शॉर्ट सर्क्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट सर्क्यूट, ये ओपन सर्क्यूट। देखिए दोनों के बिहेवियर डिफरेंट है। t इक्वल टू 0+ पे बनाए क्योंकि जो इंडक्टर था वो विद सोर्स वाला था, तो इस तरीके से हमें बनाना है। और जो कैपेसिटर था वो क्या था, विदाउट सोर्स वाला था, तो ये विदाउट सोर्स वाले में क्या चलेगा आपका, जस्ट शॉर्ट सर्क्यूट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये इस तरीके से आपका चलता है। तो बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं। आपको विद सोर्स और विदाउट सोर्स कहां चेक करना है, एक तो स्टेप नंबर फर्स्ट में। सेकंड स्टेप में आपको चेक करने की जरूरत नहीं विद सोर्स या विदाउट सोर्स आपको, क्योंकि पहली स्टेप में ही आप अगर विदाउट सोर्स होगा तो 0+ वाली कंडीशन वैसे ही लेके आ गए होंगे, क्योंकि वोल्टेज 0 है इसका मतलब क्या है, शॉर्ट सर्क्यूट है ना। वोल्टेज 0 है इसका मतलब क्या है, शॉर्ट सर्क्यूट। देखिए शॉर्ट सर्क्यूट बना दिया है ना, और शॉर्ट सर्क्यूट का मतलब क्या है, VC 0+ क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और यहां पर I0 करंट आपका फ्लो कर रहा है। अगर विद सोर्स है तो आपने देखा विद सोर्स है तो यहां क्या हो गया, IL 0+ I0 हो गया। ठीक है, और ये हमने क्या कर दिया, ओपन सर्क्यूट इसके पैरेलल में लगा दिया। ठीक है, अगर मान लो कैपेसिटर होता आपका विद सोर्स तो फिर कुछ वोल्टेज सोर्स भी लगाते, क्योंकि पिछली कंडीशन से हमें वोल्टेज भी निकल के आता। समझ में आया पूरा का पूरा विद सोर्स विदाउट सोर्स। तो पहली स्टेप में ही विद सोर्स विदाउट सोर्स देखना है। सेकंड स्टेप में आपको कुछ भी नहीं करना है, जो आपने फर्स्ट स्टेप से जो कंक्लूजन ड्रॉ किए उनके बिहाफ पे आपको t इक्वल टू 0+ पे सर्क्यूट ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए थर्ड स्टेप t इक्वल टू इनफाइनाइट। थर्ड स्टेप क्या है आपकी, t इक्वल टू इनफाइनाइट। इस पे भी आपको क्या देखना है, विद सोर्स और विदाउट सोर्स। स्टेप नंबर 3, विदाउट सोर्स होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग सोर्स फ्री सर्क्यूट। विदाउट सोर्स होगा तो क्या हो जाएगा, वो सोर्स फ्री सर्क्यूट हो जाएगा, जिसमें इंडक्टर इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा, इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट है इनफाइनाइट पे 0, और आपके कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो विदाउट सोर्स हो गया तो मजे है, 0 कर दीजिए। करंट थ्रू आपका इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर दोनों के दोनों इनफाइनाइट पे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। बट अगर विद सोर्स रहा तो इंडक्टर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्क्यूट, और कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ओपन सर्क्यूट हो जाएगा, है ना। जस्ट लाइक अभी हम लोग ये जो एग्जांपल लेके चल रहा है वही देखते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये जो हमारा था वोल्टेज t इक्वल टू इनफाइनाइट पे कैसा दिखेगा। अब t इक्वल टू इनफाइनाइट पे देखिएगा, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे स्विच क्लोज हो रहा है t इक्वल टू 0 पे, तो t इक्वल टू इनफाइनाइट पे भी क्या रहेगा, क्लोज ही रहेगा ना। ये कुछ हमें बोला तो है नहीं, तो यहां पर क्लोज ही रहेगा। तो क्लोज रहेगा इसका मतलब ये हो जाएगा आपका शॉर्ट सर्क्यूट इंडक्टर। और देखिए क्लोज हो जाएगा तो इसका मतलब है, देखिएगा ये क्लोज हो गया, ये क्लोज रहेगा t इक्वल टू इनफाइनाइट पे। तो इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों के दोनों क्या है, सोर्स है, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर पे जो इनपुट वोल्टेज है इसका इंपैक्ट आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि ये जब क्लोज हो जाएगा तो यहां पर भी करंट जाएगा। इसका मतलब है कि इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों पे जो सोर्स वोल्टेज है उसका इंपैक्ट है, चाहे वोल्टेज हो चाहे करंट हो, कोई भी जो सोर्स है उसका इंपैक्ट आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका विद सोर्स कहलाएंगे। तो विद सोर्स कहलाएंगे तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटर आपका ओपन हो जाएगा और इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा। कैपेसिटर ओपन और इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा। समझ में आया। इस तरीके से फिर आपको निकाल लेना है, यहां पे वोल्टेज फाइंड आउट कर लेंगे VC इनफाइनाइट, और यहां पे जो करंट है वो करंट इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आया पूरा का पूरा। तो t इक्वल टू स्टेप नंबर 3। जब तीनों स्टेप हो जाए तो उसके बाद आपको जनरलाइज एक्सप्रेशन लिखनी होगी, चाहे करंट की वोल्टेज की जो भी पूछे तो वो उसका एक्सप्रेशन f ऑफ t इक्वल टू f ऑफ इनफाइनाइट वाली वैल्यू, कोई भी चाहे वोल्टेज करंट एनर्जी कुछ भी हो, f ऑफ इनफाइनाइट प्लस f ऑफ 0 प्लस माइनस f ऑफ इनफाइनाइट होल ब्रैकेट e टू द पावर माइनस t बाय टाउ। ये टाउ जो है टाइम कांस्टेंट है। सिंपल RL सर्किट होगा तो टाउ इक्वल टू L/R, और सिंपल RC सर्किट होगा तो टाउ इक्वल टू RC। इतना समझ में आ गया। अब इसको याद रखने में बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होती है।
आपको क्या करना है, याद रखना, देखो दो इनफाइनाइट के बीच में जीरो, दो इनफाइनाइट के बीच में जीरो, एक तो ये याद रखना है। और दूसरा है कि ब्रैकेट के पहले आपका क्या है, पॉजिटिव साइन है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहां पे माइनस लिख देंगे, तो इनफाइनाइट इधर और जीरो इधर, तो ऐसा भी लिखा जाता है। तो आपकी श्रद्धा भक्ति आपको कैसे फॉर्म में याद रखना है, मैं तो इसी फॉर्म में याद रखता हूं, क्योंकि दो इनफाइनाइट के बीच में जीरो और यहां पर अंदर के साइड में माइनस और बाहर के साइड में प्लस। ठीक है, तो आपको जैसे याद रखना वैसे याद रख लेना, और पूरे ब्रैकेट में e⁻t/τ। तो सिंपल सर्किट के लिए टाउ इक्वल टू L/R और टाउ इक्वल टू RC। अभी कॉम्प्लेक्स सर्किट आएंगे तो टाइम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे वो आपको बताऊंगा। तो ये पहला सेगमेंट हमारा कंप्लीट हो जाता है। पहला जो ट्रांजिएंट में हम लोगों ने सीखा टाइम डोमेन एनालिसिस, वो आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और इन्हीं थ्योरी के ऊपर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, यहां पर भी कराऊंगा, बट बहुत ज्यादा तो नहीं कराऊंगा, जितना क्रैश कोर्स की रिक्वायरमेंट हो कि सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग एक बार ओवरव्यू कर ले, उस तरह के क्वेश्चंस कराऊंगा। बाकी फुल कोर्स में जाके आप डिटेल वर्जन में देख सकते हो। अब चलते हैं टाइम कांस्टेंट की तरफ। ठीक है, सेकेंड है आपका टाइम कांस्टेंट, ये रहा आपका टाइम कांस्टेंट। अब देखिए टाइम कांस्टेंट किस तरीके से, तीन केसेस में मैंने डिवाइड किया है टाइम कांस्टेंट को। अब आपको मैंने कुछ ऐसे सर्किट कराए होंगे टाइम कांस्टेंट में रेजिस्टेंस आर आर आर। ठीक है, अब आपसे पूछा है टाइम कांस्टेंट, तो टाइम कांस्टेंट ऐसे कैसे निकालेंगे, सिंपल आरएल सर्किट होता तो L/R कर देते, बट यहां पे तो एक से ज्यादा रेजिस्टेंस है और यहां पर एक से ज्यादा इंडक्टर है। तो आपको क्या करना है कि इंडक्टर को हटा दो, देखो यहां से डिवाइड कर दो, तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये पूरा रेजिस्टेंस, इसको कट कर दिया हमने, इस सर्किट को कट कर दिया, इधर वाला रेजिस्टेंस वाला और उधर वाला इंडक्टर वाला। तो यहां से देखोगे तो आर इक्विवेलेंट नजर आएगा, और आर इक्विवेलेंट निकालता आता है क्योंकि करंट सोर्स क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और इधर से देखोगे आप तो यहां पे क्या दिखेगा, एल इक्विवेलेंट दिखेगा, है ना, एल इक्विवेलेंट दिखेगा। तो ये वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये दोनों इंडक्टर काय में हो जाएंगे, ये इंडक्टर है ना, दोनों इंडक्टर काय में हो जाएंगे पैरेलली। तो एल इक्विवेलेंट सॉल्व कर लेना, आर इक्विवेलेंट सॉल्व कर लेना, और जो टाइम कांस्टेंट होगा वो हो जाएगा एल इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, है ना, कमाल की चीज। तो आपको सेपरेट करते आना चाहिए। तो यहाँ ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, ये आर इक्विवेलेंट हमने कहाँ निकाला, बेसिक में निकाला था। सिमिलरली जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपका, है ना, इसको मैं थोड़ा सा उठा के इधर कर देता हूं। चलो इसको करना है तो इसको करना है, तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग, यहां से कट कर देते, यहां से कट कर देते। तो यहां से देखेंगे तो सी इक्विवेलेंट दिखेगा, ये वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट हो जाएगा, तीनों पैरेलल में हो जाएंगे। और ये यहां से देखेंगे तो हमें आर इक्विवेलेंट दिखेगा, तो ये करंट सोर्स है तो ओपन हो जाएगा, दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो फिर टाउ क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट और सी आर सी। ठीक है, चलिए एक तो इस तरह के मैंने टाइम कांस्टेंट बताया। सेकंड है कि आपका ऐसा स्विचिंग दिया हुआ रहता है और टाइम कांस्टेंट पूछा जाता है। तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप पूरे सर्किट को ध्यान से देखिए, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस। तो क्या मैं इसको इंडक्टेंस को अलग कर दूं और रेजिस्टेंस को अलग कर दूं, तो यहां से इंडक्टेंस को अलग कर दूं तो ये एल हो जाएगा, और यहां से मुझे फाइंड आउट करना है आर इक्विवेलेंट। यहां से क्या फाइंड आउट करना है मुझे, आर इक्विवेलेंट। अब बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि सर स्विच की पोजीशन क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे या क्लोज रखेंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि स्विच आपको टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे जो भी पोजीशन हो, चाहे ओपन हो रहा हो चाहे क्लोज हो रहा है, यहां तो क्लोज रहेगा। टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे जो भी स्विच रहे पोजीशन, टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे स्विच की पोजीशन कर दो और उसके बाद सर्किट को देखो, क्योंकि टाइम कांस्टेंट हमेशा स्टेडी स्टेट सर्किट पे निकलता है। स्टेडी स्टेट मतलब कि टी इक्वल टू इनफाइनाइट, दैट इज स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो जब ये देखिए यहां थोड़ी देर के लिए मैं आर निकालता हूं, तो ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, ये रेजिस्टेंस, और ये भी एक शॉर्ट सर्किट क्योंकि स्विच क्लोज हो जाएगा। और यहां पे तो देखिएगा, यहां पे आर इक्विवेलेंट अगर देखूंगा मैं यहां पे, तो आर इक्विवेलेंट देखूंगा तो यहां पर ये पूरा करंट यहां से पास हो जाएगा ना शॉर्ट सर्किट में, इसका तो कोई इंपैक्ट ही नहीं आया। तो यहां पे बोलूंगा कि आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, आर इक्विवेलेंट आर के बराबर हो गया, सिर्फ इसी आर के बराबर हो गया, इसका काम ही नहीं पड़ा, है ना। तो यहां पर आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर, और एल तो एल डायरेक्टली एक ही है, तो एल बाय आर क्या हो जाएगा आपका टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, टाउ क्या हो जाएगा एल बाय आर। समझ में आया, ये बहुत ध्यान से, जो जितने भी स्विचिंग वाले सर्किट है उसमें टाइम कांस्टेंट कैसे निकालोगे, पहले तो स्विच को आप इनफाइनाइट की पोजीशन पे कर दो, चाहे ओपन हो रहा हो चाहे क्लोज हो रहा हो कर दो, और उसके बाद जो सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस या जो भी है कैपेसिटर, उसको सेपरेट कर लो। ठीक है, आपके मन में कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे, मैं अभी समाधान करता हूं, है ना, कुछ डाउट्स आ रहे होंगे। चलिए अब देखिए यहां पर आपको एक और थर्ड टाइप, ये टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, इसका टाइम कांस्टेंट निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें डिपेंडेंट है।
अब डिपेंडेंट सोर्स तो क्या इनएक्टिव नहीं होते, तो देखो सबसे पहले तो यहां पे इसको हटा दो, यहां से कट कर दो, यहां से कट करने के बाद इंडक्टेंस को हटा दो और यहां से आर इक्विवेलेंट देखना है। अब देखिए आर इक्विवेलेंट नजर आ रहा है आपको और ये सर्क्यूट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेड सर्किट बोलते हैं, जिसका वीटेज और आईएससी क्या होता है, 0 होता है। बट आरटीएच फाइंड आउट करते हैं हम डेड सर्क्यूट का, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर हमें फाइंड आउट करना है, जो भी हो एरो बना दिया, तो हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और यहां पे एक वोल्टेज सोर्स लगाना है और यहां से करंट प्रोड्यूस होगा। सो वोल्टेज एंड करंट, ये वोल्टेज जैसे हम लोगों ने यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा दिया इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, तो V/I का जो रेशो होगा वो हो जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहां से आर इक्विवेलेंट कुछ इस तरीके से निकालते हैं। तो अब मजा आ रहा होगा इसमें, क्योंकि आपको बहुत देखिए रोचक चीजें हैं। टाइम कांस्टेंट निकालते टाइम पे आपको ये थेवेनिन्स आरटीएच ये तो निकाल रहे हैं कहीं ना कहीं, तो आरटीएच ये हमारा यहाँ पे इनएक्टिव करना है, वापस शॉर्ट सर्किट देखना तो सिंपल आर इक्विवेलेंट जो निकाले थे, और यहाँ पर भी इनएक्टिव करना है। तो सारा नॉलेज जो आपने इनहांस किया है अभी तक के बेसिक लेक्चर्स में सब कुछ यूज होगा। और टाइम कांस्टेंट का इतना यूज क्यों है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपको डायरेक्टली टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए भी आ जाते हैं, और कई बार ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे जो टाइम कांस्टेंट है इसको कैसे लगेंगे, सिंपल सर्किट होगा आरसी और आरएल तो आप तो कर दोगे L/R RC, बट डिफिकल्ट होगा तो टाउ निकालना पड़ेगा आपको, और उसके निकालने के मेथड्स मैंने अलग अलग बताए। अब आपके मन में चल रहा होगा सर ऐसा सर्किट हो जाए जिसमें कैपेसिटेंस, इंडक्टर, रजिस्टर हो, तब आप क्या बोलोगे टाइम कांस्टेंट का। बहुत सारे लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि सर ये तो आपने जितने भी सर्किट बताए इसमें बड़ी आसानी से रजिस्टेंस और इंडक्टेंस अलग हो जा रहे हो, कभी ऐसा हुआ कि अलग करना मुश्किल हो गया, तब क्या करेंगे, तब ये करेंगे हम लोग लैप्लास लगाएंगे ऐसे सिचुएशन में, उसको बोलते हैं मल्टीपल टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो अभी मैं नेक्स्ट जो लैप्लास बताऊंगा उसका एक स्पेशलिटी बताऊंगा कि लैप्लास कहां पर्टिकुलरली यूज होता है। तो यहां पर मैं टाइम कांस्टेंट, ऐसे टाइम कांस्टेंट जो आसानी से फाइंड आउट नहीं हो सके, वहां पर हम क्या करेंगे, लैप्लास मेथड का यूज करेंगे। बट गेट के एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइम कांस्टेंट फाइंड करने वाले सर्क्यूट्स आपको नहीं दिए गए हैं आज तक 25 सालों में, और शायद आगे में भी बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे मेहनत नहीं कराई जाएगी, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका स्पेशल केस। तो हमने 2 केस खत्म कर दिए यहाँ पे थ्योरी में, है ना। टाइम कांस्टेंट भी हमारा क्या हो गया, फिनिश हो गया, टाइम कांस्टेंट भी फिनिश हो गया। थर्ड नंबर है हमारा स्पेशल केसेस। तो कुछ स्पेशल केसेस है जहां पर आपकी कुछ कुछ चीजें जो बना बनाया ढर रहा है वो बिगड़ जाता है, स्पेशली इंपल्स सिग्नल में, है ना। जैसे मैंने बताया था कि इंडक्टर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट एक्सेप्ट इंपल्स सिग्नल, तो इंपल्स हो जाएगा तो वहां पर 0- और 0+ बराबर नहीं रहेंगे। सिमिलरली कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी आपके 0- और 0+ पे बराबर नहीं होंगे। तो ऐसी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल केस की कैटेगरी में डाल देते हैं। चलिए अब देखिए, सपोज करो एक ये केस बताया मैंने, है ना, केस नंबर 1। मान लीजिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर देखिएगा T=0 पे बहुत पहले स्विच आपका 1 पे था और T=0 पे 1 से लगाकर 2 पे स्विच कर रहा है। इस तरह के आपको केसेस देखने को मिलेंगे। तो आप देखिए यहां पर कि T=0- पे अगर आप देखें T=0- पे, तो ये कैपेसिटर तो क्या हो जाएगा, इनिशियली आपका क्या हो गया, चार्ज हो गया। T=0- पे इसके अंदर वोल्टेज आ गया, V0 वोल्टेज आ गया, और जब ये T=0+ पे उस साइड में जाएगा तब ये देखिए T=0- पे ये तो चार्ज हो गया था इनिशियली, इसमें क्या हो गया था, वोल्टेज आ चुका था, बट ये इनिशियली ये क्या था, विदाउट सोर्स था ना, क्योंकि इसके ऊपर तो सोर्स अप्लाई नहीं हो रहा था। तो हम ये बोलेंगे कि यहां पर तो Vc1 0- पे वोल्टेज था V0, बट Vc2 0- पे वोल्टेज नहीं था क्योंकि इनिशियली रिलैक्स था। बट जैसे ही T=0+ पे स्विच इस साइड में जाएगा तो इसका मतलब है कि 2 कैपेसिटर डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे जिसका इनिशियल वोल्टेज डिफरेंट है। क्या हो रहा है यहां पे, T=0+ पे जैसे ये स्विच 2 पोजीशन पे गया तो एक कैपेसिटर के पास तो इनिशियल वोल्टेज था और दूसरे कैपेसिटर के पास डिफरेंट इनिशियल वोल्टेज, मतलब नहीं था, ऐसा बोल सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कभी कुछ ऐसा केस हो कि दोनों के पास डिफरेंट इनिशियल वोल्टेजेस है। तो इसका मतलब है, थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल ऐसा समझिए कि इसके पास एक बाल्टी पानी है और इसके पास खाली बाल्टी है। तो अचानक से क्या हुआ, अचानक से भरी हुई बाल्टी और खाली बाल्टी आपस में क्या हो गई, एकदम साथ में लग गई। मतलब क्या बोल सकते हैं, 2 बकेट को टकराया और बीच में से वो जो दीवार है बकेट की वो हटा दी। तो इसका मतलब क्या, थोड़ी देर बाद पानी क्या हो जाएगा, दोनों में बराबर भर जाएगा,
है ना। तो सिमिलरली ये केस वैसा ही है कि जब भी कभी डिफरेंट इनिशियल चार्ज वाले कैपेसिटर अगर आपस में कनेक्ट होते हैं तो वहां पर भी ये सब चीजें कि इसका वोल्टेज जो 0- पे वही 0+ पे होगा, ऐसा नहीं होगा, इसका भी 0- पे 0+ पे नहीं होगा। तो इनके Vc1 0- नॉट इक्वल टू Vc1 0+, सिमिलरली Vc2 0- नॉट इक्वल टू Vc2 0+। दोनों पे थोड़ी देर बाद जाके, क्योंकि यहां पर देखिए कोई भी रजिस्टर नहीं लगा है, तो ये इंस्टेंटेनियसली, मतलब इसके लिए छोटा टाइम भी t = 0+ भी क्या हो गया, लंबा टाइम हो गया, क्योंकि कोई भी रजिस्टर नहीं है। इंस्टेंटेनियसली क्या होंगे, दोनों के दोनों, जैसे ये इसके पास जो भी चार्ज होगा तो इंस्टेंटेनियसली ये चार्ज दोनों में आपस में बराबर बढ़ जाएगा, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट चार्ज थ्योरम। क्या बोलते हैं उसको, कांस्टेंट चार्ज थ्योरम। उस पे हम क्या बोलेंगे कि t = 0+ पे Vc1 और Vc2 दोनों के दोनों 0+ पे वोल्टेज बराबर होंगे। और वो कैसे कैलकुलेट करोगे, Vc1 0- इंटू C1 प्लस Vc2 0- इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। इसको ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं कांस्टेंट चार्ज थ्योरम से आया है। मतलब चार्ज पहले 0- पे जो चार्ज थे वो 0+ पे दोनों को बराबर करके हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया है। सिमिलरली हो सकता है यहाँ पे इंस्टेंटेनियसली चार्ज नहीं होगा, कुछ रजिस्टर वगैरह भी रहे, तो उस टाइम पर हम लोग बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट टाइम पे दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दोनों फॉर्मूले कभी कभी लगते हैं। तो इसका मतलब है कि ये हमारा कहां फेल हो रहा है, हमारा स्पेशल केस नंबर 1 क्या है कि जब भी डिफरेंट इनिशियल चार्ज वाले कैपेसिटर कनेक्ट हो जाएंगे तो वहां पर ये आपके बोल सकते हैं कि डज नॉट, वहां पे इंपल्स सिग्नल, बेसिकली इंपल्स सिग्नल ट्रेवल करेगा, और हम ये बोल सकते हैं वहां पे कि कैपेसिटर अलाउज द सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। ठीक है, तो उस टाइम पे कांस्टेंट चार्ज थ्योरम लगाना है, उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से। सेकेंड केस, इसी में आगे बढ़ते हैं कि जब भी कोई आपका वोल्टेज सोर्स एक आइडियल कैपेसिटर से जस्ट कनेक्ट हो जाए, ठीक है, जैसे ही कनेक्ट हो गया तो इसका मतलब है यहां पर भी आपका Vc 0- और 0+ बराबर नहीं रहेगा, क्योंकि आपका जो कैपेसिटर वो इंस्टेंटली क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, और यहां पर भी दोनों वोल्टेज बराबर नहीं रहेंगे। तो इसको भी कहां से, किससे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तो तरीका बता दिया, इस तरह के सर्किट को कैसे सॉल्व करना है आपको कांस्टेंट चार्ज थ्योरम से। इस तरह के सर्किट को सॉल्व करने के लिए लैप्लास लगाते हैं। क्या लगाते हैं, लैप्लास मेथड। सिमिलरली देखिएगा, एक कांस्टेंट फ्लक्स थ्योरम भी होती है इंडक्टर की, वो कैपेसिटर वाला बता दिया मैंने, वो कैपेसिटर वाला बता दिया, यहां पे इंडक्टर वाला। अब सपोज करिए इंडक्टर है 2, L1 और L2, और स्विच क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, इस डायरेक्शन का मतलब है t = 0 पे क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, मतलब t = 0- पे क्या था, ये क्लोज था। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा इस सर्किट को, ये जब क्लोज था तो आपका जो करंट है वो ट्रेवल करते हुए कहां से जा रहा होगा, ट्रेवल करते हुए शॉर्ट सर्किट ब्रांच है तो इसके साइड में निकल जा रहा होगा, है ना। यहां पे ट्रेवल नहीं, क्योंकि उसके जस्ट पैरेलल क्या है आपका, है ना। जब भी कोई डमी वायर एग्जैक्ट पैरेलल है, इसका मतलब वो शॉर्ट सर्किट है। आपको बताया था मैंने, डमी वायर और शॉर्ट सर्किट वायर को पहचानते, ये आ गया पहचानते आपको, तो सारा करंट यहां से चले जाएगा। इसका मतलब आपको देखिए कि t = 0- पे इस इंडक्टर में, ये वाला जो L1 इंडक्टर है ये क्या है, विद सोर्स है, और L2 इंडक्टर क्या है, विदाउट सोर्स है। जस्ट लाइक यहां पे हो रहा था ना, यहां पे कैपेसिटर के साथ था, ये विद सोर्स था और ये विदाउट सोर्स था। सिमिलरली यहां पे ये क्या है आपका, ये आपका क्या कहलाएगा, t = 0- पे विद सोर्स, और ये क्या कहलाएगा, विदाउट सोर्स, क्योंकि इस सोर्स वोल्टेज का यहां पे इंपैक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि पूरा का पूरा आपका इस सोर्स की वजह से जो करंट जनरेट हो रहा है वो बाईपास कर जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जब 0+ पे सर्किट बनेगा, 0+ पे सर्किट बनेगा, तो ये तो क्या बन जाएगा, ओपन सर्किट बन जाएगा, और ये यहां पे आपका करंट सोर्स बन जाएगा, तो केसीएल ही वायलेशन हो जाएगा, वायलेशन ऑफ केसीएल, है ना। तो इसका मतलब है कि ऐसे यहां पर भी क्या हो गया, डिफरेंट इनिशियल करंट, यहां पे क्या है, करंट मतलब कि फ्लक्स, वहां चार्ज बोला था वोल्टेज का, भाई हम क्या बोल सकते, चार्ज बोल देते हैं, और इधर क्या हो जाएगा आपका, फ्लक्स हो जाएगा। इसका मतलब है कि डिफरेंट इनिशियल करंट वाले इंडक्टर आपस में कनेक्ट हो रहे, ऐसे टाइम पर भी आपका क्या होगा, कांस्टेंट फ्लक्स थ्योरम लगेगी। और वो कैसे निकलेंगे, दोनों के दोनों आपके इंडक्टर है, यहां पर भी क्या हो गया, मैच नहीं हो रहा है ना, यहां पर भी आपकी कंडीशन मैच नहीं होगी, जो 0- पे 0+ पे अलग अलग होगी, है ना। तो यहां पर भी क्या है, इस तरह का आपका फॉर्मूला लगेगा, जो पहले 0- पे था, IL1 0- इंटू L1 प्लस IL2 0- L2 डिवाइड बाय L1 प्लस L2, इसको बोलते कांस्टेंट फ्लक्स थ्योरम। और ये हमारा कांस्टेंट
कांस्टेंट चार्ज थ्योरम। ठीक है, सिमिलरली एक केस और है यहाँ पे कि आइडियल आपका करंट सोर्स अगर इंडक्टर आइडियल इंडक्टर पे लग जाए तो यहां पर भी ये दोनों अलग होंगे और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लैप्लास से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ स्पेशल केसेस जो मैंने बताया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इनको रटते हैं, आपको रटना नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है कि जहां पर भी हमें वोल्टेज सोर्स के डायरेक्टली आपका कैपेसिटर कनेक्ट है तो इंपल्स सिग्नल यहां पर भी इंपल्स सिग्नल फ्लो होगा, तो यहां पर हमें लैप्लास से सॉल्व करना है। और कुछ इस तरीके डिफरेंट इनिशियल चार्जेस वाले, चाहे चार्ज बोले चाहे करंट बोले, इंडक्टर हो चाहे कैपेसिटर, डिफरेंट इनिशियल कंडीशन वाले अगर कनेक्ट हो जाते हैं तो वहां पर हमें कांस्टेंट चार्ज थ्योरम या फिर कांस्टेंट फ्लक्स थ्योरम दोनों से हमें सॉल्व करना है। तो दीज आर दी स्पेशल केसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट यहां पे गड़बड़ करते हैं। ठीक है, तो तीसरा केस खत्म हुआ, चौथा है लैप्लास। तो लैप्लास के लिए सबसे पहले मैं बताऊंगा कि लैप्लास का अगर आपको लेक्चर देखना हो तो आप YouTube की प्लेलिस्ट में जाना, नेटवर्क थ्योरी जो फुल वाला डाला हुआ है उसमें लेक्चर नंबर 75 देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेक्चर नंबर 75 देख लेना, हर चीज न्यूमेरिकल भी उसी में है, एक बहुत अच्छा। ठीक है, और इस वीडियो का तकरीबन 62 to 63,000 स्टूडेंट अभी तक देख चुके हैं, तो आप भी लाभ लीजिए, आप क्यों छूट रहे हैं, है ना। 62,000 देख लिए तो लेक्चर नंबर 75 को कभी मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मैं बताता हूं लैप्लास कहां लगाते हैं। वैसे जो गेट के एग्जामिनेशन में हमें 99% न्यूमेरिकल किससे सॉल्व करना है, टाइम डोमेन एनालिसिस से ही सॉल्व करना है। लैप्लास कहां लगेगा, स्पेशल जगह पे ही हमें लैप्लास का यूज करना है। ठीक है, कहां, एक तो मल्टीपल टाइम कांस्टेंट। देखिए इस तरह का सर्किट आ जाए कि आपको यहां पर देखिए इंडक्टर और रजिस्टर को सेपरेट करना डिफिकल्ट है थोड़ा, तो इसका मतलब इस तरह के जो केसेस होते हैं यहां पे होता है मल्टीपल टाइम कांस्टेंट, जहां पर हम लोग रेजिस्टेंस इंडक्टेंस या रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस का सेपरेशन आसानी से नहीं कर सके, ऐसी जगह पे आपको लैप्लास लगाना है। क्योंकि लैप्लास हमें क्या करता है, डायरेक्टली फाइनल एक्सप्रेशन दे देता है। कैसे लगाना है, लेक्चर 75 आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसको बार बार वो सारे रूल में नहीं बता सकता, उसमें ऑलरेडी मैं बताया हुआ। ठीक है, और दूसरा है कि इस तरह के जो इंपल्स सिग्नल आ जाए वहां पर भी हमें लैप्लास का यूज करना है। अदरवाइज आपके गेट के एग्जामिनेशन में आपको 99% क्वेश्चंस आपके सिर्फ और सिर्फ टाइम डोमेन से ही सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा ट्रांजिएंट का रिवीजन कर लिया और चारों चीजें, 4 कैटेगरी में इस ट्रांजिएंट का मैंने आपको समरी बता दिया, और यही समरी आपके जितने भी आप क्वेश्चंस करेंगे अपकमिंग क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर से उसमें यूज होने वाला है। ठीक है, तो मजा आया होगा। पर्सनली मुझे बहुत मजा आता है, इसके क्वेश्चन सॉल्व कराने में बहुत मजा आता है, क्योंकि बार बार नेटवर्क के जो बेसिक सिखा है ना, जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट ध्यान नहीं देते थे। देखिए ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है, जब शुरू में ओम्स लॉ, केवीएल, केसीएल जब पढ़ाते हैं ना, स्टूडेंट को लगता है सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये सब तो हमें आता है, बहुत सीखे हुए हैं। बट सेम ट्रांजिएंट एनालिसिस में वही ओम्स लॉ, वही केवीएल, केसीएल जब यहां लगता है ना, तब मजा आता है स्टूडेंट का कि किस तरीके से उसने सीखा। अगर वहां अच्छे से सीखा होगा तो यहां बहुत अच्छे से लगाएगा, वहां अगर उसने थोड़ी ढिलाई बरती होगी तो यहां पर नानी दादी सब कुछ याद आ जाएगा क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो डरिए मत, डरा नहीं रहा हूं मैं, क्योंकि आपने अगर बेसिक्स बहुत अच्छे से पढ़े हैं, और मैं उम्मीद करता हूं जो लोग भी ये इस लेक्चर तक पहुंचे होंगे तो उनने बहुत अच्छे से अपने बेसिक्स पढ़े होंगे, तो उनसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे, हर चीज में आपने बनाए भी होंगे, आपको कॉन्फिडेंस भी आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे हम लोग ट्रांजिएंट के ऊपर, देखना मत भूलिएगा, और उन क्वेश्चंस को 2 से 3 बार लगा के आपको एग्जामिनेशन में जाना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।